नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार के दिन एक ऐसा फैसला कर दिया है जिससे अब यह साफ हो गया है कि पूरी दुनिया एक बार फिर अशांति के आगोश में जा चुकी है। कारण यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा यूक्रेन के 4 इलाकों को अपने क्षेत्र में अर्थात रूस में मिलाने की घोषणा कर दी और बाकायदा वहां पर जनमत संग्रह कराने के बाद यह घोषणा की गई कि अब ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क, डोनेत्स्क ये 4 शहर और खेर्सन अब रूस के भाग होंगे। और साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन ने जब मॉस्को में रंगारंग समारोह हुआ और जश्न मनाया गया, उसके पहले साइन करते हुए यह घोषणा की कि अब इन 4 इलाकों में अगर यूक्रेन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई तो यह माना जाएगा कि वो रूस पर कार्रवाई की गई है और रूस उसका इतना कड़ा जवाब देगा जिसको पूरी दुनिया याद रखेगी। और यही नहीं, इस घोषणा के बाद यूएन भी सक्रिय हुआ, लेकिन रूस के वीटो पावर के बाद वो निंदा प्रस्ताव भी गिर गया। लेकिन अमेरिका सहित पूरा यूरोप इस समय सकते में है, परेशान है और सबके कान खड़े हो गए हैं कि आखिर में व्लादिमीर पुतिन करना क्या चाहते हैं। करना वो ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मजबूर करना चाहते हैं कि वो सरेंडर करें, जबकि जेलेंस्की कोशिश कर रहे हैं कि उनको यूरोपीय यूनियन का भाग एक्सेप्ट कर लिया जाए, बना दिया जाए, क्योंकि अब रूस के सामने वो टिक नहीं सकते। वो लड़ जरूर रहे हैं, अपने कुछ इलाके उनके सेना के लोग लड़ करके वापस कर चुके हैं, जिसमें खार्किव और कीव का नाम बताया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि अब जेलेंस्की को और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि 15% भाग पर कब्जा कर लेने और उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र अर्थात रूस में मिला लेने के बाद वो जेलेंस्की को सबक सिखाएंगे। ये घोषणा मायने रखती है और इन मायनों के क्या मतलब हैं, जबकि ऐसा बताया जा रहा है कि एक तरफ रूस इस 4 इलाके को अपने क्षेत्र में शामिल कर लेने के बाद जश्न मना रहा है, तो इसका विरोध भी हो रहा है, क्योंकि रूस 3 लाख सैनिकों की एक स्पेशल टुकड़ी की तैनाती करना चाहता है, उनकी तैयारी करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में बहुत तेज लड़ाई होने वाली है। क्या है इन सब के मायने, हम इस पर चर्चा करने के लिए आज जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र शाही के साथ जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि ये स्थितियां परिस्थितियां किस ओर इशारा कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कर्नल सर। क्या लगता है कि 4 क्षेत्र अब यूक्रेन के रूस के पार्ट हो गए और रेफरेंडम के बाद बाकायदा साइन हुआ और मॉस्को में जश्न मनाया गया। इस जश्न के मायने क्या हैं, क्योंकि पुतिन के सामने भी आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जी सर। देखिए, ऐसा है दिवाकर जी, आपने सही कहा। रूस का जो बड़ा एम था वो था यूक्रेन को पूरी तरह घुटनों पर लाना और उनके ऊपर पूरा कब्जा करना, ताकि उनका ध्यान दोबारा कभी नाटो की तरफ न जाए जी। और उन्होंने नाटो की तरफ रुख दिखाया था, उसकी काफी ज्यादा उसको पनिशमेंट दी जाए। पनिशमेंट काफी हो गई है और ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का जो वहाँ पर साथ हमें मिल रहा है, सहायता मिल रही है, माली सहायता मिल रही है, हथियार मिल रहे हैं, जिसके कारण अब तक वो रशिया के विरुद्ध खड़ा है, भी कर रहा है, भी कर रहा है, काउंटर अटैक भी कर रहा है। अब ये जो रशिया ने पॉलिसी अपनाई है कि वो इलाके जिन पर उन्होंने कब्जा किया था, उन तीनों इलाकों को वो रशिया का बना लेगा। रेफरेंडम कराया, कहाँ तक हुआ, कैसा हुआ, पर रेफरेंडम उनका रशिया में शामिल होने का हुआ, ऐसा घोषणा की गई। उसके बाद
खेल बिल्कुल साफ है। रशिया उनको अब अपना देश का हिस्सा डिक्लेयर कर रहा है। अगर कोई नया देश अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है या एक नया देश वजूद में आता है, किसी जमाने में हमने बांग्लादेश को लिबरेट किया था, पर वो नया देश वजूद में आया था। तालिबान ने रिसेंटली अफगानिस्तान को वजूद में लाने की कोशिश की, अभी तक उसको मान्यता नहीं। इस केस में इसके विपरीत रशिया को मान्यता हुई। इन दोनों देशों को कोई अलग से मान्यता की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ रशिया का भाग होकर रशिया कहलाए। तो टेक्निकली सीधे इसमें देखा जाए तो इसमें कोई बाकी अड़चन नजर नहीं आती, पर अगर दुनिया के देश इसको मंजूर नहीं कर रहे तो उनके पास यही रखते हैं क्या वो और सैंक्शन लगाएंगे। सर्दियों का मौसम आ रहा है। रशिया ने गैस और ऑयल के लिए अपना रैंकर रूप दिखा दिया है। ऑयल की पाइपलाइन हो गई है, डैमेज हो गई। ऑयल सप्लाई लगभग ठीक होने वाली है। इतने रिजर्व यूरोपियन कंट्रीज के पास नहीं है तो वो पूरी सर्दी को झेल पाएंगे। उनकी इंडस्ट्री चोक हो रही है, उनकी माली हालत पर इसका असर पड़ रहा है, इकोनॉमी बैडली इफेक्ट हो रही है, मार्केट बैडली इफेक्ट हो रही है। तो ये जो सैंक्शंस और काउंटर सैंक्शंस का झगड़ा चल रहा है, और जैसा कि रशिया ने पहले सोचा था कि छोटे से युद्ध में अब तो 10 दिन में तो पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, वैसा ना हो पाने की मदद में अब उन्होंने जो निकलिंग एक्शन शुरू किया, बाइट बाय बाइट, इतना मिल गया इसको खा लो, उसको हजम कर लो और आगे ऑपरेशन जारी रखा। ये जो एडिशनल 3 लाख ट्रुप्स की वो तैनाती और आगे सोच रहे हैं। इसका अगर दूरगामी रिजल्ट देखा जाए तो वो दूरगामी युद्ध के लिए तैयार है, और ऐसा नहीं लगता कि पुतिन अभी किसी भी हद पर जाकर कंप्लीट कामयाबी से पहले रुकने वाले हैं। उन्होंने अपनी शक्ति पूर्ण रूप से दिखाई है, दिखा रहे हैं, और एक सिलसिलेवार तौर पर वो एक के बाद दूसरा कदम दे रहे हैं। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है या बाकी नाटो देशों का सवाल है, उनमें से अब साफ हो गया है कि कोई भी डायरेक्टली इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। दूसरी ओर से रशिया ने भी बड़ा क्लियर कर दिया है कि कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस विल बी पनिश्ड डायरेक्ट। तो वो 1-to-1 युद्ध की हालत आ गई। तो सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जितनी भी लीडर बस्तियां नाटो या अमेरिका दें, रशिया अपने इस नए कदम को पीछे लेने वाला है। हाँ, रशिया के अभी की हालत भी थोड़ी सी डामाडोल कभी कभी रिपोर्ट आ रही है। लोकल सोल्जर ज्यादा युद्ध में अब तंग आ चुके हैं, शामिल नहीं होना चाहते। कुछ रशियन पॉपुलेशन शायद इस युद्ध को और बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, पर जैसा कि हम पुतिन के बारे में जानते हैं, वो पीछे हटने वालों में नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अंदरूनी तौर पर जो कुछ विरोध हो रहा है उससे आगे जा करके किसी भी कीमत पर यूक्रेन को सबक सिखा लेंगे और ये मानने को मजबूर अमेरिका और यूरोप के देश होंगे? मुझे नहीं लगता कि रशिया को मजबूर कर पाएंगे जी, क्योंकि वो बड़े सिलसिलेवार तरीके से और बड़े डिटरमेंट तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी, तो आपको क्या लगता है सर कि इन परिस्थितियों में अब भारत जैसे देश को क्या करना चाहिए? किसे क्या करना चाहिए? भारत जैसे देशों को क्या करना चाहिए अब? भारत जैसे देशों को
सबसे बड़ी चिंता भारत की अपनी है, और भारत की चिंता अपनी है कि हमें ऑयल सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। रशिया से अगर सस्ता ऑयल मिल रहा है तो वो लेने में ही हमारी खुशी है, और इस युद्ध में क्योंकि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझता हमें कोई भी ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि हम इस युद्ध में शामिल हो पाए। हम अपना दूर से वेट एंड वॉच करेंगे, और जो अपने देश को सूटेबल। कर्नल वीरेंद्र शाही सर, आपकी आवाज तो हमें मिल पा रही है, लेकिन कुछ तस्वीर आपकी हमें नहीं मिल पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको कनेक्ट कर पाए, लेकिन हम बातचीत जारी रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज हमें मिल रही है। सर, बड़ा सवाल है कि पुतिन मानने वाले नहीं हैं, जबकि खबरें ये आ रही हैं कि 3 लाख और सैनिकों की तैनाती वो रिजर्व के तौर पर रखना चाह रहे हैं। 2.5 अर्थात 2.5 करोड़ से अधिक लोग जो है वहां पर सैन्य सेवा ले चुके हैं, लेकिन अंदर खाने विरोध बहुत ज्यादा है, और इस विरोध को वो किस तरीके से टैकल कर पाएंगे, और इसके साथ ही साथ यूरोप के देशों को और अमेरिका को कैसे साध पाएंगे, ये बड़ी चुनौतियां हैं। हम भारत के संदर्भ में सवाल ये कर रहे हैं, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि युद्ध कोई समाधान नहीं है, और तब भी पुतिन साहब ने यह भरोसा दिलाया था कि बातचीत की जाएगी, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी यूरोप, अमेरिका और जेलेंस्की रूस के संप्रभुता पर हमला करने पर आमादा हैं। इसलिए हम सबक सिखाएंगे। इसके मायने क्या है सर? तो आप सुन रहे हैं कि कर्नल वीरेंद्र शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ तकनीकी खामियों के चलते उनका हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हालांकि उनकी आवाज हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से रूस ने 4 शहरों पर कब्जा कर लेने के बाद यूक्रेन के उन सभी शहरों को, उन 4 शहरों को अब रूस का भाग बता दिया है, और बाकायदा रेफरेंडम के बाद यह फैसला लिया गया। लेकिन रूस अब ज्यादा हमलावर है जेलेंस्की और उनके देश यूक्रेन पर। खार्किव और क्यू से रूस के सैनिक पीछे कर दिए गए हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब लड़ाई और तेज हो सकती है। परमाणु युद्ध की आशंका भी एक तरह से मंडरा रही है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया पर भी जो हमला किया जा रहा है उसमें रूस की तरफ से जो आक्रामक कार्रवाई की जा रही है उसके बड़े मायने हैं। इन सब खबरों के बीच अमेरिका भी ये नहीं स्वीकार कर रहा है कि रूस ने जो कुछ भी किया है वो वैध है। यूएन के मान्यताओं और कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक ये जो कुछ भी रेफरेंडम किया और कराया गया वो गलत है। क्या है इसके मायने सर? देखिए, अमेरिका का व्यू अपना व्यू है, यूरोपियन व्यू अपना व्यू है। मैं नहीं समझता रशिया इस व्यू को या तो मान्यता देगा या इससे उसके जो कार्रवाई कर रहा है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। एक बैड बोलना बिल्कुल ठीक है, इज इट बैड इन लॉ? अगर कब्जा किए हुए इलाके पर, और जैसा उन्होंने कहा है सही होती है, एवरीथिंग इज देयर इन लव एंड वॉर। जी, तो ये वॉर सिचुएशन है, पर इसको बैड इन लॉ नहीं शायद कहा जा सकता, क्योंकि इलाके पर कब्जा रशिया ने किया है, सरेआम युद्ध में किया है। उसके बाद अगर इनकी जनता, इनकी पॉपुलेशन रेफरेंडम से कहती है कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इट इज अ मैटर फॉर दी लीगल एक्सपर्टीज, और उसका फैसला तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगा। उसका फैसला ये अमेरिकन, यूरोपियन या रशियन स्टेटमेंट से नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल वीरेंद्र सर, क्योंकि आपसे संपर्क हमारा टूट चुका, हालांकि हमने आपकी आवाज पूरी तरह से ले ली। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी मुख्य बातें बताई हैं। हम आपसे फिर बात करेंगे आगे और जानेंगे कि वास्तव में इस पूरे रेफरेंडम के मायने क्या हैं। लेकिन इतना जरूर है,
इतना जरूर है कि आने वाले समय में रूस के सामने चुनौतियां और मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। इन चुनौतियों के मायने क्या हैं और किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने जिन इलाकों को अपने साथ किया है और रूस का भाग बता करके यह घोषणा कर दी है कि अब कोई भी हमला अगर यूक्रेन की तरफ से या किसी भी यूरोपीय देश की तरफ से होगा तो उसको सबक सिखाएगा रूस। और जैसा कि रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल वीरेंद्र शाही भी बता रहे हैं कि पुतिन अब झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि बार बार अपने संप्रभुता का हवाला देकर जिस तैयारी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, अब जेलेंस्की को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि रूस की स्थितियां भी विकट होंगी, लेकिन पुतिन उसकी तैयारी कर चुके हैं और आगे भी ये लड़ाई एक ऐसे दौर में जा सकती है जब पूरी दुनिया के सामने शांति कायम करना एक बड़ी चुनौती होगी। कैसे निपटेंगे रूस और यूक्रेन, सबसे बड़ी बात पूरी दुनिया इन चुनौतियों का सामना कैसे कर पाएगी, अमेरिका और अन्य देश और साथ ही भारत की भूमिका इस पूरे युद्ध को खत्म कराने में अब क्या होगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हम आपको समय समय पर इसकी जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।